अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बात करेंगे गजा की। गजा के हवाले से 20 नुकाती अमन फार्मूला पेश किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर, और उसमें 20 नुकाती एक फार्मूला पेश किया है पीस के लिए, गजा की सिचुएशन को बहाल करने के लिए। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि नेतन्याहू ने कतर के अमीर को फ़ोन करके जो दोहा पे उन्होंने हमला किया था उस हवाले से माफ़ी मांगी है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, बात मैं आपसे करूँगी कि वो जो 20 नुकाती फार्मूला है वो क्या है, उसके मैं पॉइंट्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। उसके मुताबिक ये है कि गजा को एक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से पाक इलाका बनाया जाएगा जो अपने हमसायों के लिए ख़तरा ना हो। गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा ताकि गजा के आवाम को फ़ायदा पहुँचे जो पहले ही बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। थर्ड, अगर दोनों फरीक इस तजवीज़ पर मुत्तफिक हो जाते हैं, यानी कि ये फार्मूला एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इसराइली अफ़वाज मुतय्यन लाइन तक पीछे हट जाएंगे ताकि यरगमालियों की रिहाई की तैयारी की जा सके। इस दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बशमूल फ़िज़ाई और ज़मीनी वो सारी की सारी मुअत्तल कर दी जाएंगी और महाज की लाइनें जमी रहेंगी जब तक मुकम्मल इनखला के हालात पूरे ना हो जाए। चौथा है जी, इसराइल के इस मुआहदे को अवामी तौर पर कबूल करने के लिए 72 घंटे के अंदर तमाम यरगमालियों को जिंदा या जहांबाग उनको वापस कर दिया जाएगा। यानी हमास को इस मुआहदे की एक्सेप्टेंस के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर यरगमाली वापस करने होंगे। तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद के कैदियों के साथ साथ 1700 ऐसे गजी बाशिंदों को रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए थे। यानी कि 1700 ऐसे गजा के फ़लस्तीन के वो लोग जिनको इसराइल ने अगवा किया था, गिरफ्तार किया था 7 अक्टूबर 2023 के बाद, वो रिहा करेंगे बशमूल तमाम ख़वातीन और बच्चे। हर एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 गजी शोहदा की लाशें वापस की जाएंगी। 6 है जी, यरगमालियों की वापसी के बाद के अरकान जो पुरअमन रहना चाहते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं तो अपने हथियार डालेंगे और उन्हें माफ़ी दी जाएगी। जो अरकान गजा छोड़ना चाहेंगे तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको भी महफूज रास्ता दिया जाएगा और उनकी मर्जी है, कोई भी ममालिक जो उनको कबूल करे वो उस मुल्क में उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। 7वां पॉइंट है जी, मुआहदे के कबूल होते ही फौरी तौर पर मुकम्मल इमदाद गजा में भेजी जाएगी जिसमें बुनियादी ढांचे, पानी, बिजली, निकास, आपने देखा है निकास से आप सब कुछ जो वहाँ पे तबाह हो गया तो उसके हवाले से तमाम इमदाद को बहाल किया जाएगा। हस्पतालों और की मुरम्मत होगी, बिल्डिंग्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की जाएगी और मलबा हटाने के लिए ज़रूरी सामान शामिल होगा। फिर जी नंबर 8 है, इमदाद की तकसीम और रसाई अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रिसेंट और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के ज़रिए बग़ैर किसी रुकावट के होगी और रफ़ा क्रॉसिंग दोनों अतराफ़ के लिए इस मैकेनिज़्म के तहत खोली जाएगी जो 19 जनवरी 2025 के मुआहदे में शामिल थी। जी 9th पॉइंट है जी, गजा को एक आर्जी टेक्नोक्रेटिक फ़लस्तीनी कमेटी के तहत चलाया जाएगा जो अवामी खिदमात की फरहमी और बल्दियाती अमूर की देखभाल करेगी। ये कमेटी अहले फ़लस्तीन माहिरीन और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी जिस पर बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी होगी। यानी कि इसके ऊपर ये जो कमेटी बनाई जाएगी इसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जो इसको देखेगा, उसकी निगरानी होगी। इस अदारे की सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद करेंगे। दीगर आलमी रहनुमाओं बशमूल टोनी ब्लेयर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये अदारा गजा की तरक्की और फंडिंग के फ्रेमवर्क का तयन करेगा यहाँ तक कि फ़लस्तीन अथॉरिटी इस्लाहात मुकम्मल करके गजा का कंट्रोल संभालने के काबिल हो। नंबर 10 है जी, गजा की तामीर नौ के लिए ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तश्कील दिया जाएगा जिसमें मशरिक़ वस्ता के जदीद शहरों की तर्ज पर तरक्याती मंसूबे तैयार करने वाले माहिरीन शामिल होंगे। इस मंसूबे के जरिए रोजगार और तरक्की के मौके भी पैदा किए जाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। फिर एक है जी, एक खसूसी इकोनॉमिक जोन कायम किया जाएगा जिसमें शरीक ममालिक के साथ तजारती
मरात तय होंगे कि कौन कौन उनके साथ तिजारत करने को रेडी है। किसी को भी जबरदस्ती गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग जाना चाहेंगे वो आजाद होंगे और जो वापस आना चाहते हैं उनको वापसी का भी हक दिया जाएगा। आवाम को गजा में रहने और बेहतर मुस्तकबिल बनाने की तरगीब दी जाएगी। गिरोहों का गजा की हुकूमत में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता किरदार नहीं होगा। तमाम अस्करी और दहशतगर्दी ढांचे बशमूल सुरंगें और असला बनाने की फैक्ट्रियां तबाह की जाएंगी। इलाकाई शराकतदारी इस बात की जमानत देंगे और दीगर गिरोह अपने वादों पर कायम रहे और नया गजा अपने हमसायों या अपने अवाम के लिए खतरा ना हो। यानी हमास इसकी श्योरिटी देगा कि वो कोई ऐसी अस्करी एक्टिविटी नहीं करेगा। अमेरिका, अरब और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर एक आर्जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसको ISF वो तश्कील देगा जो फौरन गजा में तैनात होगी। ये फोर्स फलस्तीनी पुलिस को तरबियत और मुआवनत देगी और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी की यकीनी बनाने में मदद करेगी। यानी कि एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जिसका नाम ISF होगा, वो तश्कील देगी और वो लोकल पुलिस को ट्रेनिंग देगी और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। इसराइल गजा पर कब्जा या इंजमाम नहीं करेगा। जैसे ही ISF कंट्रोल संभालेगी, इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। सिर्फ एक हिफाजती पट्टी बरकरार रहेगी जब तक गजा मुकम्मल तौर पर महफूज ना हो जाए। अगर इस तजवीज़ को मुस्तरद करती है, अगर वो ये मुआहिदा या ये फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट करती, तो मज़कूरा मंसूबा इन इलाकों में लागू होगा जो IDF से ISF को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। एक बैनुल मज़ाहिब मुकालमा अमल शुरू किया जाएगा ताकि फ़लस्तीनी और इसराइलियों के रवैयों और बयानियों को बदल कर पुरअमन बकाए बाहमी की फिजा कायम की जाएगी। यानी उनको दोबारा से नॉर्मलाइज किया जाएगा। जो एक्सट्रीम हो चुके हैं दोनों साइडों पे, तो वो भी अमल शुरू होगा। जैसे गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहत आगे बढ़ेंगी, फ़लस्तीनी अवाम के लिए रियासती खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत की राह हमवार की जाएगी। 20 अमरीका और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सियासी उफ़्क़ पर मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा ताकि पुरअमन और खुशहाल बकाए बाहमी के इम्कानात पैदा किए जा सकें। कि ऑब्वियसली उनमें मुज़ाकरात किए जाएंगे सो दैट के तीनों फरीकों के लिए वो बेहतर साबित हो। ये जो नो डाउट कि बहुत अच्छा फार्मूला है इस हवाले से कि गजा में अमन होगा, सूरत हाल बेहतर होगी, कत्लो गारत जो है वो नस्ल कुशी जो की जा रही है वहाँ पर उसको रोका जाएगा, अमन की तरफ हालात बढ़ेंगे। गो के अगर हम देखें तो 1 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाख के करीब लोग माजूर हो चुके हैं, उनके घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, नेम एनीथिंग, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गजा का तबाह कर दिया गया है। इस वक्त गजा हम देख रहे हैं कि एक तो जेनोसाइड का वो सामना कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भूख का बहरान भी बहुत ज़्यादा है। ग़ज़ाई किल्लत की वजह से लाखों बच्चे अमवात का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं। गजा इस वक्त एक खंडरात की का चेहरा बना हुआ है और ये ढेर बन चुका है। इसका तो कोई मुदावा नहीं कर सकता। इन मजालिम का, इन जराइम का कोई मुदावा नहीं हो सकता। इस जुल्म और बर्बरियत का कोई भी, मैं कहती हूँ, कोई अजाला नहीं कर सकता। जो गजा, जो फ़लस्तीनी भाई, हमारे अपने भाई बहनों ने वहाँ पर फेस की है, वो दुख, मैं कहती हूँ कि हम में से कोई भी इस चीज़ का मुदावा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा बड़ा आलमी क्राइसिस है जिस पर पूरी दुनिया को शर्मिंदा होना चाहिए। मगरिब को, अमेरिका को, इसराइल को, बरतानिया को, फ्रांस को, हर किसी को, जहाँ पर मैं कहती हूँ वो ऐसी मगरिब ऐसी जगह है जहाँ कुत्तों के भी, जानवरों के भी हुकूक होते हैं, उनकी जान की भी हिफाजत की जाती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से गजा में, फ़लस्तीन में इंसानों का कत्ले आम हुआ, उनकी जानों को तो ऐसे उनकी जानें ज़ाया की गई, खून बहा गया जैसे कि वो कोई खिलौना हो। उनकी जान, उनके खून की कोई कीमत ही ना हो। तो इसका तो कोई अजाला नहीं कर सकते। और ये मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया को जितना भी इस पर शर्मिंदा हो वो कम है। लेकिन मज़ीद कत्लो गारत से बचने के लिए, मज़ीद तबाही से बचने के लिए, अमन लाने के लिए, जो लोग पुरअमन, उनकी मज़ीद जो लोग थोड़े से रह गए हैं, उन लोगों को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए आई वुड से कि
یہ بہتر فارمولا ہے، اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ اگر پوری دنیا بھی جائے جتنی ایفرٹ کر لے، وہ غزہ میں، فلسطین میں امن نہیں لا سکتی until and unless امریکہ نہ چاہے۔ مسلم ممالک کی تو اب بات نہیں آتا ہے، وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے نا، وہ کسی قابل ہی نہیں ہے کہ میں کہتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں آ سکیں۔ آج اگر وہ تھوڑی بھی اپنی رکھتے نا اپنی بقا کے لیے، اور تھوڑی سی بھی شرم کرتے، تو ہم نو ڈاؤٹ کہ سب مل کے پریشر ڈال سکتے تھے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، برطانیہ بھی کچھ کرنا چاہتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، یورپ بھی کچھ کرنا چاہتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک ٹرمپ صاحب خود نہ چاہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے 22 دفعہ ان 2-4 سالوں میں امریکہ نے اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا اور فلسطین کے خلاف ویٹو UN میں ویٹو کیا ہے۔ تو اب ٹرمپ صاحب ہی ہیں جو یہ آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں، یہ امن فارمولا جو 20 نکاتی امن فارمولا ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں، اس کو فلوٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا نوبیل پرائز کی طرف جو سفر ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے تو ان کے ڈیفینیٹلی نوبیل پرائز ان کو ملنا بھی چاہیے۔ لیکن اس معاہدے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایف اینڈ بٹس بھی ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ یہ ہم فارمولا اگر منظور بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو اس فارمولے میں جو سب سے بڑے، اس معاہدے میں جو سب سے بڑے فریق ہے وہ اسرائیل اور حماس کے پیچھے جو فلسطینی ہیں ان کے لوگ ہیں، وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے یہ کتنا قابل قبول ہے۔ دوسرا، فلسطینی اتھارٹی جو محمود عباس کے سربراہی میں چل رہی ہے، وہ تو خیر ویسے ہی امریکہ کی پٹھو ہے، وہ تو وہی کرے گی جو امریکہ کہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ انڈونیشیا میرے ساتھ ہے، پاکستان بھی میرے ساتھ ہے، انہوں نے تعریف بھی کی پاکستان کی، اور کئی مسلم ممالک بھی میرے ساتھ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایران بھی اس میں حصہ بنے۔ تو اگر ایران اس میں حصہ بنتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہوگی، ایک مزید اس معاہدے کو آئی وڈ سے کہ سند ملے گی، مزید یہ معاہدہ پختہ ہوگا، شاید حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ سارے فریق اس فارمولے پر متفق ہو جائیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ فارمولا منظور ہوتا ہے کہ نہیں، پھر دوسرا اس میں بہت سے ifs and buts ہیں کہ یعنی ملبہ اٹھانا، تعمیر نو، غیر مسلح ہونا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر یہ اتنی آسان نہیں ہیں جتنی اس 20 نکاتی معاہدے میں مینشن کی گئی ہیں۔ وہ کس طرح سے ہوں گی، کس طرح سے یرغمالیوں کو واپس کیے جائے گا، اور جو سب سے بڑا جو کنسرننگ پوائنٹ ہے میرے لیے اور جو پوری دنیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا گارنٹی کیا ہے اسرائیل کی، کون دے گا نیتن یاہو صاحب کی گارنٹی؟ کیونکہ ابھی بھی تو جب معاہدے کی ڈسکشن ہو رہی تھی، جب امن کے لیے بات ہو رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کس طرح سے اس ڈائلاگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کی اور کس طرح سے اٹیک کیا۔ تو اب ہاؤ دس ول بی ڈفرینٹ، کون گارنٹی دے گا اسرائیل کی؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ گارنٹی دیتے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مزید وہ یہ معاہدہ وائلیٹ کرے اور غزہ پہ وہ اٹیک کر دے۔ کیا گارنٹی ہے؟ وہ اس کی شورٹی دیں گے کہ اگر غزہ والے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور دوبارہ یہ تعمیر نو کا کام شروع ہوتا ہے، تو نیتن یاہو صاحب ہیں، اسرائیلی ہیں، وہ اس کو سیبوٹاج نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنسرننگ اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب تک صدر ٹرمپ اس عبوری سیٹ اپ کے سربراہ رہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ امن قائم رہے، لیکن اگر صدر ٹرمپ صاحب نہیں رہتے اس کے سربراہ، یا وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ معاہدہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اس کے بعد کون گارنٹیز ہوں گے، کون اس کو لے کر آگے چلیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ان شارٹ اوور آل یہ ایک اچھا فارمولا ہے، اینڈ وی پرے کہ غزہ میں معاملات حل ہو جائیں، امن قائم ہو جائے، اور جو وہاں پہ قحط سالی ہے، جو وہاں پہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کا رکنا بہت ضروری ہے۔ آج کے بلاگ میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔